अगर 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत के देखे जाएं तो उस दौरान औसतन हम तकरीबन 5 अरब रुपए का रोजाना का कर्जा, इजाफी कर्जा ले रहे थे। फिर पीएमएलएन की हुकूमत आई, उस दौरान जो औसतन था वो 8 अरब का इजाफी कर्जा लिया जा रहा था। पिछले तकरीबन 37 महीनों की जो एवरेज आ रही है वो तकरीबन 13 अरब रुपए का इजाफी कर्जा है रोजाना का। तो जैसे मैंने कहा कि सवाल ये बनता है कि ये कर्जाजात हमको क्यों लेने पड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारा बजटरी खसारा है। जून के महीने में जब भी हमारा वजीर खजाना साहब जो है अपना बजट अनाउंस करते हैं तो वो ये बताते हैं कि अगले 12 महीनों में हम 4000 अरब का खसारा करेंगे। तो पिछले 3 साल जो पीटीआई की हुकूमत गुजरे हैं उसमें तकरीबन 12,000 अरब का, तो आप समझ लीजिए कि बजट का खसारा है। ये खसारा जो है ये इजाफी कर्जा लेके पुर किया जाता है। इसी तरह बिजली के शोबे में तकरीबन 1100 अरब का जो कर्जा 3 साल पहले था वो अब 2400 अरब पे पहुंच गया है। तो ये जितने भी हुकूमती खसारे हैं, जो आमदन ज्यादा है, आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हैं, उनको फिल करने के लिए हम कर्जाजात लेते हैं। फिर जैसे अभी जिक्र किया गया कि अगस्त के महीने में 4 अरब का तजारती खसारा आ गया, उस खसारे को पूरे करने के लिए भी हमें इजाफी कर्जे लेने पड़ेंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम उतने अखराजात हुकूमत हमारी करे जितनी उसकी आमदन है, और हम कोशिश ये करें कि हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में एक खास किस्म का बैलेंस सामने आए। इस वक्त हालात ये हैं कि जो 28 अरब डॉलर के करीब हमें रेमिटेंसेज आती हैं जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के जोर के ऊपर हमारा जो तजारती खसारा है वो किसी तरह चल रहा है, वो पाकिस्तान को बचाए खड़ा है। तो हमें अशद जरूरत है कि अगले चंद महीनों में ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि जिससे रुपए के ऊपर प्रेशर कम आए और जिससे जो कर्जाजात लेने की रफ्तार है उसको किसी तरह कम किया जाए। डॉक्टर साहब, इन सारी सूरत हाल में हमने जहाँ से शुरू किया था इन्फ्लेशन को, तो हुकूमत कहती है कि हम हर सूरत में कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को 7.8% पे रोक लिया जाए। इस सूरत हाल में आपको लगता है कोई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए, कोई भी चीज अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक नीयत और एक काबिलियत। पिछले 24 महीनों में कोई तकरीबन 18 मीटिंग्स वजीर आजम साहब ने खुद शेयर की हैं, जिनमें महंगाई का जिक्र किया गया, जिनमें महंगाई के ऊपर फोकस किया गया, जिनमें महंगाई को कम करने के तरीकों को ढूंढा गया। उसके साथ साथ पिछले 12 महीनों में मैंने देखा तकरीबन 2 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो है मुख्तलिफ वज़रा ने की। नीयत तो लग रही है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह जो गरीब तबकात हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए, लेकिन यहाँ पे फुकदान लग रहा है काबिलियत का, वो काम हो नहीं रहा जिसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और जिसके ऊपर ये मीटिंग्स की जा रही हैं। वो काबिलियत फिर कहाँ से लाई जाए? मतलब क्या ऐसा होगा कि फिर एक और टीम बदलेगी मईशत की, इसी तरह टीमें बदलते चले जाएंगे हम लोग? जी, बड़ा गौर फिक्र करने वाला ये सवाल है कि ये टीम के हवाले से क्या हो रहा है। देखिए, रियासती कारोबार चलाना, कामयाबी से चलाना, वो अब एक साइंस बन चुकी है और एक इस्टेब्लिश तरीका है, और वो तरीका कार ऐसा है कि उसमें 3 या 4 खास किस्म के फेजेस हैं। पहले फेज 1 जो है उसमें टीम तश्कील दी जाती है, फिर फेज 2 में वो टीम जो तश्कील दी जा चुकी है वो मनसूबाबंदी करती है, उसमें कई महीने निकल जाते हैं, और फिर उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है, वो फेज 3 में आता है, और फेज 4 में जाके फिर नताइज सामने आते हैं। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि तकरीबन 60% जो वक्त है पीटीआई हुकूमत का वो गुजर चुका है और अभी तक कोई ठोस किस्म की टीम भी सामने नहीं आई है। खास तौर पे जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं खजाने के हवाले से, आप सोचिए कि एफबीआर के अंदर ये 7वां चेयरमैन है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तकरीबन 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बदली जा चुके हैं, 4 दफा सेक्रेटरी कॉमर्स बदली हो चुका है, कोई 3 दफा फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो बदली हो चुका है। तो महसूस ऐसे होता है कि पीटीआई गवर्नमेंट अभी फेज 1 में अटकी हुई है। अभी कोशिश की जा रही है कि एक टीम तश्कील दी जाए। अब जब टीम तश्कील हो जाएगी, दी जा चुकी होगी, फिर वो कई महीने का अरसा लगेगा मनसूबा बंदी करने में, फिर कई महीने लगेंगे उस पर अमल दरामद होने पे। तो नताइज, मेरा खदशा इस चीज का है
कि अगले 2 साल जो बाकी बचे हैं उसमें कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आ पाएंगे। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल आप बता रहे हैं। मतलब अगर नताइज नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आम आवाम जो है वो फिर उसी तरह की बात होगी आवाम की कि हम महंगाई में पिस गए, ये महंगाई में बेपनाह इजाफा होगा और मसाइल जो है बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डॉलर पता नहीं शायद एक हमारे प्रिडिक्ट करने वालों ने कहा था कि 210 तक पहुंचता लगता है हमें। ऐसी कुछ सूरत हाल लग रही है। देखिए एक्सचेंज रेट के मुतालिक पेशीन गोई करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये बात काफी सर्टेनिटी से कही जा सकती है कि अगर हम जिस रफ्तार से इंपोर्ट्स कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही या उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही, अगर यही काम चलता रहा तो फिर तो रुपए के ऊपर प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ जाएगा और रुपया मजीद गिरने का एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी आप समझ लीजिए सामने है। लेकिन जैसे जैसे रुपया गिरता है आप देखेंगे कि इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी होती चली जाएंगी और उम्मीद इस चीज की है कि इंपोर्ट्स का जो वॉल्यूम है, जो डॉलर की वैल्यू है, वो शायद गिर जाए। अब ये उम्मीद की जा रही है, क्या ऐसा होता है या नहीं, ओनली टाइम विल टेल। डॉक्टर साहब सिर्फ एक दो स्टेप्स अगर आप से मैं पूछूं कि कोई ऐसे बताइए जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कोई वाशी तौर पे कोई बेहतरी के आसार अपने पैदा कर सकें। देखिए इस हवाले से जो पीटीआई ने मंशूर शाया किया था 2018 में अपना इलेक्शन का मंशूर, उसमें इस सवाल का जवाब लिखा है। उसमें पीटीआई के मंशूर में बड़ा क्लियरली साफ और शफाफ तरीके से, वाज़ेह तरीके से 5 बड़ी कमजोरियां जो हमारी मईशत के अंदर हैं उनका जिक्र किया गया है। और मैं समझता हूं कि वो जो मंशूर था वो बाकी सारी सियासी जमातों से सुपीरियर था, बहुत बेहतर था। और न सिर्फ उसमें कमजोरियां लिखी गई हैं, उसमें 60 या 61 सफ़ात का जो वो मंशूर है उसमें रिफॉर्म्स, इस्लाहात का जो लफ्ज है वो तकरीबन 4 दर्जन मरतबा लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि ये जो कमजोरियां हैं इनको दूर करने की जो सोल्यूशन है, जो हल है, वो इस्लाहात में है। एफबीआर की इस्लाहात करनी है, पुलिस सर्विस की इस्लाहात करनी है, सिविल सर्विस की इस्लाहात करनी है। बदकिस्मती से इस्लाहात हो नहीं पाई। मतलब यह है कि मंशूर में तरीका कार लिखा था, कमजोरियां भी लिखी थी, जिसका मतलब यह है कि पीटीआई के इल्म में है कि कमजोरियां क्या हैं और उनके हल क्या हैं। सिर्फ बदकिस्मती इस चीज की रही कि इस्लाहात हो नहीं पाई, जो चीज के उस मंशूर में जिन इस्लाहात का जिक्र किया गया था। एक बहुत ज़रा जोर जिसका पीटीआई करती रही है, जोर देती रही है, वो ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, टैक्सेस ज़रा इकट्ठे किए जाएंगे। तो वो टैक्स नेट तो बढ़ा नहीं। अब सूरत हाल ये ज़रा सख्ती होने लगती है तो फिर ये होता है कि पता चलता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं या उनकी तरफ से एहतजाज है। अभी भी ऐसा ही हुआ पिछले दिनों में, और फिर ये हुआ कि अब उनसे सख्ती नहीं की जाएगी। तो टैक्स नेट को बढ़ाने का इसके बगैर कोई सोल्यूशन नज़र आता है या इसको बढ़ाने का क्या तरीक़ेकार फिर होगा? जी बिल्कुल सोल्यूशन नजर आता है। ये सवाल आपने बहुत उम्दा किया है कि सोल्यूशन क्या है। देखिए हमारी तारीख पिछले 60-70 साल की तारीख खोल के देख लीजिए। अयूब खान साहब भी ये कहा करते थे कि मैं टैक्स नेट बढ़ाऊंगा, फिर याहिया खान साहब कहते रहे मैं टैक्स नेट बढ़ाऊंगा, जुल्फिकार भुट्टो का ये नारा लगा कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, बेनजीर साहिबा ये कहती रही, नवाज शरीफ साहब इस चीज का नारा लगाते रहे। टैक्स नेट नहीं बढ़ पा रहा। मेरे नजदीक इतना ही टैक्स नेट है इस मुल्क के अंदर। कोशिश ये होनी चाहिए कि हुकूमती जो खसारे हैं उनको किस तरह कम करना है। देखिए आज से कोई 12 साल पहले हुकूमत के खजाने में तकरीबन 1100 अरब रुपया जमा किया जाता था, जो टैक्स पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स हैं वो हुकूमत की तिजोरी में डाला करते थे। आज हुकूमत हमें खुद बता रही है कि 4000 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर्स तो टैक्स ज्यादा देते आ रहे हैं पिछले 12-13 सालों से। 1100 अरब से हम पहुंच गए हैं 4000 अरब पे। लेकिन इसी दौरानिए के दौरान हुकूमती अखराजात जो हैं वो तकरीबन 2000 अरब से कहीं पहुंच गए हैं 8500 अरब पे। तो हुकूमत की अखराजात जिस तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं, टैक्स जितनी भी तेजी से बढ़ जाए, पाकिस्तानी कौम से मैं कहता हूं कि उनका खून भी चूस लिया जाए तो हुकूमत के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया। बजाय इसके कि हम टैक्स इकट्ठा करने पे करें, हुकूमती अखराजात को कम करने के ऊपर फोकस होना चाहिए।